झारखंड बिहार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिता और मेरे साथ मेरे सहयोगी यश यहां मौजूद हैं। झारखंड में जेएमएम सरकार के लिए अब प्रस्ताव दे चुकी है। सरकार बनाने की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और अब सरकार बनने वाली है, सरकार गठन हो चुका है। और अब जो 28 तारीख को खबर आ रही है कि 28 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह हो जाएगा और उस शपथ ग्रहण समारोह में इंडिया घटक दल जितने भी हैं वो सभी एकजुटता दिखाएंगे। मंच पर ऐसी खबरें आ रही हैं कि ममता बनर्जी भी पहुंच रही हैं, राहुल गांधी भी पहुंचेंगे, अखिलेश यादव भी पहुंचेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे भी हो सकते हैं। यानी जितने इंडिया गठबंधन के घटक दल हैं बड़े बड़े, वो सभी एकजुट होकर मंच पर दिखाई देंगे। यानी एकजुटता दिखाने की कोशिश की जाएगी और वो एकजुटता दिखाई भी दी और उसी का नतीजा ये रहा कि चुनाव के नतीजे जेएमएम के और इंडिया गठबंधन के पक्ष में आए और अब सरकार बनने जा रही है। 28 नवंबर की तारीख का ऐलान किया गया। इससे पहले खबर 26 नवंबर की भी चल रही थी, लेकिन कल हेमंत सोरेन जब जाकर राज्यपाल से मिले और राज्यपाल से मुलाकात के बाद उन्होंने इस बात की जानकारी दी कि शपथ ग्रहण 28 नवंबर को होगा। तो तैयारियां चल रही हैं झारखंड में इस समय। सभी मतलब बहुत जोर से जश्न की तैयारियां हो रही हैं। 28 नवंबर को शपथ ग्रहण होगा, तो इसको लेकर और क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जी धन्यवाद अंशिता जी। अंशिता जी, जैसे कल का घटनाक्रम हमने देखा, हेमंत सोरेन ने जीत के बाद जो है महामहिम राज्यपाल के पास जाके सरकार बनाने का दावा पेश किया और इस बार हेमंत सोरेन चौथी बार झारखंड के सीएम के तौर पर शपथ लेने वाले हैं। तो इसको लेकर जो जानकारी सामने आई है वो ये है कि 28 नवंबर को मोरहाबादी मैदान है राजधानी रांची में, उस मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा। और जैसा कि आपने बताया, उसमें इंडिया गठबंधन के जो बड़े नेता हैं, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, राहुल गांधी हो, चाहे ममता बनर्जी हो, ये सभी तमाम नेता इस शपथ ग्रहण के कार्यक्रम में जुटेंगे। और इसको लेकर जो है जानकारी ये है कि हेमंत सोरेन जो कि बतौर सीएम शपथ लेने वाले हैं चौथी बार, इनके अलावा 11 अन्य मंत्री भी शपथ लेंगे, क्योंकि जो कोरम होता है गैर केंद्र शासित प्रदेशों का वो 15% का होता है। तो जितनी विधानसभा सीटें होती है उसका 15% अगर किया जाए तो जो आंकड़ा आता है उतने ही मंत्री मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। तो इस हिसाब से अगर 81 सीटें हैं कुल झारखंड में, तो इसका निकलता है 12.5%, यानी कि 12 जो मंत्री हैं वो कुल मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं, इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर। तो अगर हेमंत सोरेन को हटा दिया जाए तो 11 मंत्री कुल इसमें शपथ लेने वाले हैं। ये इसका ब्यौरा है। जी बिल्कुल। अब आपने क्योंकि मंत्रियों का जिक्र किया है और 11 मंत्री शपथ ले सकते हैं, इस तरह की जानकारी आपने दी है यश, तो इसी बीच अब ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है क्योंकि इंडिया गठबंधन ने चुनाव लड़ा एकजुट होकर। सभी दल, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल हो, कांग्रेस हो, जेएमएम हो, सभी दल एकजुट होकर चुनावी मैदान में उतरे। तो यहां पर अब शपथ ग्रहण जब होगा कैबिनेट की चर्चा भी होगी, तो कैबिनेट का जो गठन होगा उसमें किस किस को जगह मिल सकती है, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए, इंडिया गठबंधन ने एकजुट होकर ये चुनाव लड़ा। इसमें जेएमएम थी, इसमें कांग्रेस थी, इसमें आरजेडी थी। तो इसमें 6-4-1 के रेशियो में मंत्रिमंडल का बंटवारा किया गया, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। यानी कि 6 मंत्री जो हैं वो जेएमएम कोटे से होंगे, 4 मंत्री जो हैं वो कांग्रेस के कोटे से होंगे और 1 जो है वो राजद के कोटे से होंगे। इस तरह से 11 मंत्रियों का जो ये कोरम है ये पूरा किया जाएगा। बात करें संभावित मंत्रियों की, तो कुछ मंत्रियों के ऐसे नाम हैं जो तय माने जा रहे हैं कि इनको मंत्रिमंडल में इन चेहरों को जगह मिल ही सकती है। एक एक करके आइए उनके बारे में बात करते हैं। कुल ऐसे संभावित 6-7 मंत्री हैं, उनके बारे में बात करेंगे। पहला जो नाम आता है, पहले मैं ये बता दूं कि जेएमएम कोटे से किन किन मंत्रियों के नाम सामने आ रहे हैं। तो संभावित मंत्रियों में रामदास सोरेन है जेएमएम से, दीपक बिरुवा हैं, मथुरा महतो हैं और हाफिजुल हसन है। ये जेएमएम कोटे से मंत्री हो सकते हैं। इन नामों पर मुहर लगी हुई मानी जा रही है, तय माना जा रहा है। बात करें कांग्रेस की, तो इसमें रामेश्वर उरांव हैं, इरफान अंसारी हैं और वैसे ही आरजेडी की बात करें तो सुरेश पासवान इसमें मंत्री हो सकते हैं, ये बात कही जा रही है। और अब बात करें कुछ एक छोटा सा अगर हम ब्यौरा दे दें मंत्रिमंडल का कि मंत्रिमंडल कैसा है और इन मंत्रियों का क्या यानी जेएमएम से 6 मंत्री, कांग्रेस को 4 दिया जा रहा है अभी और उसके अलावा जो आरजेडी है उसको 1 मंत्री अभी बनाया जा रहा है। जी, ये 6-4-1 के रेशियो में मंत्रिमंडल, क्योंकि जेएमएम सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और सबसे बड़ी सहयोगी के तौर पे कांग्रेस निकलकर सामने आई और आरजेडी ने भी उसका उतना ही साथ दिया है। तो लेकिन सीट्स के हिसाब से देखा जाए तो जेएमएम को 6, कांग्रेस को 4 और फिर आरजेडी को 1। और इसमें जो संभावित मंत्री हैं उनके पृष्ठभूमि की बात की जाए तो एक छोटा सा हम ब्यौरा इनको दे देते हैं, उसके बाद फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। रामेश्वर उरांव जिनकी बात कर रहा था मैं, ये एक मंत्री हो सकते हैं और ये वही थे जिन्होंने 1990 में जब रथ यात्रा हुई थी तो इन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी को जब बिहार सरकार ने गिरफ्तार किया था, तब लालू यादव की सरकार थी, तो उस समय ये आईएएस अफसर थे बिहार में और इन्होंने जो है लोहरदगा विधानसभा सीट से इस बार जीत दर्ज की है और 1972 के ये आईपीएस अफसर हैं। तो एक तो ये हो गए। दूसरे हैं इरफान अंसारी।
इन्होंने इस बार शिबू सोरेन की बड़ी बहू सीता सोरेन को हराकर जीत दर्ज की है। इन्हें भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है, ऐसा बताया जा रहा है। रामदास सोरेन की बात करें तो रामदास सोरेन संथाल समुदाय से आते हैं और पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन जो कि पाला बदल के चले गए हैं अब बीजेपी में, उनके बाद अगर सबसे बड़ा कोई आदिवासी चेहरा माना जा रहा है वो तो इनको माना जा रहा है, तो इनको भी मंत्रिमंडल में जगह मिलती हुई दिख रही है। इनका नाम भी तय माना जा रहा है। आगे बात करें तो दीपक बिरुआ हैं। दीपक बिरुआ ये आदिवासी कल्याण सह परिवहन मंत्री थे 2024 इसी मंत्रिमंडल में, जो अभी जेएमएम का जिसका विलय अभी जो हुआ है, तो अब कहा जा रहा है कि इनको दोबारा मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी और ये फिर से मंत्रिमंडल बनेंगे। शायद इनको यही मंत्रालय दोबारा, इनको यही कार्यभार इनको दोबारा सौंपा जाए। मथुरा प्रसाद महतो हैं, ये टुंडी से झामुमो विधायक मथुरा महतो को इन्होंने हराया है और इनको भी, और ये बड़े कद्दावर बड़े पुराने नेता माने जाते हैं और इन्होंने लगातार 2004 से 5 से जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें लगातार इन्होंने जीत दर्ज की है। इसके अलावा बात करें 3 और नाम है। हफीजुल हसन है, इन्होंने मधुपुर विधानसभा सीट से भाजपा के गंगा नारायण सिंह को इस बार हराया है और ये राजनीति जो है इनको विरासत में मिली बताते हैं, क्योंकि मधुपुर सीट जिससे इन्होंने इस बार जीत दर्ज की है, इनके पिता हाजी हुसैन अंसारी मधुपुर से कई बार विधायक रह चुके हैं, यानी इनको ये सीट विरासत में मिली है और पिता की विरासत को आगे बढ़ाते हुए इन्होंने यहाँ से जीत दर्ज की है। तो इस बार ये भी एक संभावित मंत्री बताए जा रहे हैं। सुरेश पासवान की बात करें तो ये 3 बार देवघर के विधायक रह चुके हैं, इनको भी मंत्रिमंडल में जगह मिलती हुई दिख सकती है। और साल 2000-2009 में राजद से इन्होंने चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की और यूपीए सरकार में केंद्र मंत्री भी रहे, पर्यटन मंत्री थे ये, तो इनको जगह मिल सकती है। और आखिरी नाम जो है वो है लुइस मरांडी का। लुइस मरांडी बहुत बड़ा नाम इसलिए भी, एक क्रिश्चियन चेहरा, आदिवासी चेहरा और सबसे बड़ी बात ये महिला भी है और इसके साथ ही साथ बीजेपी से इधर आई जी। ये इनको तो बीजेपी सीएम हेमंत सोरेन के अगेंस्ट उतारने वाली थी, लेकिन अब जब आप ऑपरेशन लोटस चल सकते हो तो ऑपरेशन हेमंत भी चल सकता है। आप उनके राज्य में आके ऑपरेशन लोटस चलाएंगे तो हेमंत सोरेन ऑपरेशन हेमंत चलाएंगे। और उसके बाद इन्होंने जो लुइस मरांडी, इन्होंने चंपाई लिया तो इन्होंने लुइस मरांडी को अपने पाले में ले लिया और उसके बाद इन्होंने इनको जामा सीट से उतारा और इस बार माना यह जा रहा है कि इनको भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। तो ये कुछ अंशिता जी, ये कुछ संभावित नाम थे जिनको मंत्रिमंडल में जगह मिलते हुए दिख सकती है। मतलब अभी जो 11 नाम की जो बात आ रही है, जैसे कि यश आपने बताया कि 11 लोग हैं जिन्हें मंत्रिमंडल में अभी जब शपथ ग्रहण होगा तो 11 मंत्रियों को और यानी हेमंत सोरेन को मिलाकर 12 लोगों का शपथ ग्रहण होगा। और ये जो अभी शुरुआती जो मंत्रिमंडल का गठन बताया जा रहा है, कैबिनेट कह सकते हैं, तो उसमें देखा जा रहा है कि बहुत ही अच्छे ढंग से यहां पर भी हेमंत सोरेन सभी को साधने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस के भी 4 लोगों को जगह दी जा रही है, वहीं आरजेडी को भी जगह दी जा रही है, 1 मंत्री अभी, और उसके अलावा जो बीजेपी से इधर आए हैं और जीत हासिल की है उनको भी पूरा सम्मान दिया जा रहा है, यानी सबको एकजुट करके यहां पर दिखाई दे रहे हैं, एकजुट करते दिखाई दे रहे हैं हेमंत सोरेन। यहां पर अभी ये बात हुई कि इधर जश्न की तैयारियां हैं, इधर शपथ ग्रहण की तैयारियां हैं, जेएमएम में खूब जोश है, कार्यकर्ताओं में, समर्थकों में, और जितने भी मतलब सारे जो नेता हैं, जेएमएम ने जितनी मेहनत की है, अगर हम बात करें हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन, सभी की अगर हम बात करें तो जितनी मेहनत की है उसका फल उन्हें मिला और वो उत्साह लोगों में दिखाई दे रहा है। लेकिन वही दूसरी तरफ अगर हम बात करें बीजेपी की, वही हम बात करें एनडीए की, तो वहां पर अब स्थितियां मायूसी छाई हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो नेता कल तक दावा भर रहे थे, झारखंड में खड़े होकर दावे कर रहे थे बड़े बड़े की जीत उनकी होगी, सभी उनके साथ हैं, आदिवासी समुदाय उनके साथ है, खबरें ऐसी आ रही हैं यश कि अब वो पहले तो भाग गए, जैसे ही इधर मतदान हुआ या मतदान से पहले जैसे चुनाव प्रचार खत्म हुआ, पहले तो वो झारखंड छोड़ के भाग गए। और जब एनडीए को बहुत जबरदस्त हार मिली है, और बीजेपी की अगर बात करें तो 4 सीट्स का लॉस झेला है बीजेपी ने। पहले 25 सीट्स उसने जीती थी अगर हम पिछले चुनाव की बात करें, और इस बार मात्र 21 सीटों पर सिमट गई बीजेपी। तो ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका है, जबकि सारे दिग्गज बीजेपी के झारखंड में लगे हुए थे, बहुत सारी रैलियां की गई थी, पीएम मोदी से लेकर अमित शाह से लेकर योगी सभी झारखंड में आए थे और उन्होंने बहुत सारे ऐसे बयान दिए थे जिससे माहौल को गरमाने की भी कोशिश की गई थी। तो ये सारी चीजें करने के बाद भी बीजेपी जीत नहीं पाई, और अब देखा जा रहा है कि जो नेता बड़े बड़े दावे कर रहे थे बयानों से पलट रहे हैं। क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए, बीजेपी ने इस बार पूरी अपनी ब्रिगेड लगा दी थी झारखंड में। 15 सीएम, इनके जो बीजेपी एनडीए शासित राज्यों के 15 सीएम हैं, उनको इन्होंने मैदान में उतार दिया था कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन को हराने के लिए। वहीं बात करें
हिमंता बिस्वा शर्मा की और शिवराज सिंह चौहान की, तो इनके हाथों में कमान सौंपी गई थी कि शिवराज सिंह चौहान जो कि केंद्रीय कृषि मंत्री हैं और पूर्व सीएम हैं मध्य प्रदेश के, इनको मुख्य प्रभारी बनाया गया था झारखंड चुनाव का, और साथ ही साथ उप प्रभारी सह प्रभारी बनाए गए थे हिमंता बिस्वा शर्मा। और इनकी जो बयानबाजियां थी, जिस तरह के ये बातें कर रहे थे चुनाव में, उसको कहना भी उचित नहीं लगता है। तो ऐसा लग रहा था कि पीएम मोदी से ये स्क्रिप्ट लेकर आए हैं, उन्हीं से सीख कर आए और उन्हीं की जुबान बोल रहे हैं, और एक तरह से उनको कंपटीशन दे रहे हैं कि कौन किस तरह से चुनाव के दौरान अपनी जो जुबान है वो कितनी खराब कर सकता है। बात करें हिमंता बिस्वा शर्मा की, तो आपको याद होगा कि जब दूसरे चरण का चुनाव प्रचार समाप्त हुआ, सबसे पहले झोला उठाकर बाहर जाने वाले हिमंता बिस्वा शर्मा ही थे। कहे कि मैं असम जा रहा हूं वापस। तो यानी कि आप झारखंड में सिर्फ उसी लिए आए थे, घूमने के लिए आए थे, प्रचार करने के लिए आए थे, और उसके बाद आप जा रहे हैं। झारखंड का नेता वो होता है जो चुनाव प्रचार चल रहा है, नहीं चल रहा है, आप जीत रहे हैं, हार रहे हैं, आप झारखंड के लोगों के बीच रहिए, झारखंड के लोगों की बात कीजिए। तो हिमंता बिस्वा शर्मा तो चले गए, लेकिन उनका बयान सामने आया है अंशिता जी। वो कह रहे हैं कि मैंने कभी भी ये दावा नहीं किया कि बीजेपी एनडीए जो है वो जीत दर्ज करेगी झारखंड में। यानी एक तरह से उन्होंने 3 महीना यहां पे बिताया, तो 3 महीना आप किसके लिए काम कर रहे थे? अगर आप जीत के लिए काम नहीं कर रहे थे, कोई भी पार्टी अगर चुनाव में उतरती है तो जीत के लिए उतरती है, और अगर आप जीत को लेकर आपका उद्देश्य नहीं था, तो फिर आप क्या यहाँ खाक छान रहे थे, या आदिवासियों को भड़काने आए थे, या सिर्फ टाइम पास करने आए थे? क्योंकि हर पार्टी का उद्देश्य होता है कि वो चुनाव जीते, और आपका कहना है कि मैंने कभी नहीं कहा कि आपकी पार्टी, अब मेरी पार्टी चुनाव जीतेगी, बीजेपी चुनाव जीतेगी। तो ये इनका एक ऐसा बयान आया है जो, या फिर कह सकते हैं कि पलटी मारने जैसी चीज कही है उन्होंने। पहले उन्होंने कहा था कि हम जीत रहे हैं, हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, इस तरह की उन्हें रिपोर्ट्स मिल रही थी। कई बयान उनके आए थे हिमंता बिस्वा शर्मा के, कई प्रेस वार्ता में उन्होंने इस बात को दोहराया कि हमें जो खबरें मिल रही हैं वो ये कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और सरकार हमारी ही बनने जा रही है। लेकिन इसके उलट जब उन्हें हवा दिखने लगी कि जेएमएम की हवा है, इंडिया गठबंधन की हवा है, तो पहले तो वो प्रचार समाप्त होने का भी उन्होंने ढंग से इंतजार नहीं किया और तुरंत बोरिया बिस्तर समेट के वो असम वापस चले गए। और अब जब सरकार भी नहीं बनी, जब वो एनडीए की जीत भी नहीं हुई और बहुत ही बुरी तरह एनडीए हारा, तो अब वो कह रहे हैं कि मैंने तो ऐसा कोई दावा ही नहीं किया था। इसमें एक चीज और जोड़ना चाहूंगा मैं, हिमंता बिस्वा शर्मा का एक और बयान आया है। अब देखिए, जिस बयान को लेकर इन्होंने राजनीति करनी शुरू की, वहां आदिवासियों का मुद्दा, उसको लेकर अब ये कह रहे हैं। अब देखिए इनका ट्वीट है, मैं आपको पढ़कर बताता हूं इनका ट्वीट क्या है। एक तो यह हार गया आदिवासी मुद्दा, इनका चला नहीं। आदिवासी सीट जो है उसमें सिर्फ एक सीट सरायकेला पर ही इन्होंने जीत दर्ज की, बाकी पर इनका खाता ही नहीं खुला, ये सब हार गए। उसके बाद भी ये उस मुद्दे को छोड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा का एक बयान तो ये आया कि हमने जीत का दावा नहीं किया। दूसरा बयान इनका यह आता है कि हमारे जितने भी विधायक जीते हैं वो विधानसभा में इस आदिवासी के मुद्दे को लगातार उठाते रहे। यानी एक तो इनका मुद्दा चला नहीं, उसके बाद अलावा इनके पास और कोई मुद्दा है नहीं। तो ये उसी घिसे पीटे मुद्दे को, उसी घिसी पीटे स्क्रिप्ट को आप कह रहे हैं आप विधानसभा में भी उठाइए। तो एक तरह से जो विफलता मिली है, और खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला जो मुहावरा है, वो चरितार्थ होता हुआ दिखता है हिमंता बिस्वा शर्मा के ऊपर। वहीं इसके साथ ही साथ जो अंशिता जी मुख्य प्रभारी थे शिवराज सिंह चौहान जी, वो भी बराबर के इसमें जो है दोषी हैं एक तरह से, क्योंकि हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी जिस तरह से जो विवादित बयान दिया और इस तरह के मुद्दे उठाए जो जनता के सरोकार वाले नहीं थे, जो बीजेपी के एजेंडे वाले थे। उसी के साथ शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो शायद इस बार शिवराज सिंह चौहान ये भूल गए कि आप सिर्फ मुख्य प्रभारी नहीं बनाए गए हैं, आप मुख्य प्रभारी होने के साथ साथ समानांतर तौर पे आप केंद्रीय कृषि मंत्री भी हैं। 3 महीने आपने प्रचार किया, देश भर के किसानों की आस हैं आप, और उसके बाद भी आप आकर कोई वादे नहीं करते हैं, आप किसानों के हक की बात नहीं करते। उनके भले के लिए आपने कौन से ऐसे वादे कर दिए, कौन सा उनके बीच जाके उनके दुख दर्द को सुन लिया, या उनकी समस्याओं को निजात दिलाने के लिए आपने कौन से ऐसे काम कर लिए? तो दोनों ही एक तरह से आप कह सकती हैं कि फेलियर साबित हुए हैं। और शिवराज मामा को एक तरह से ऐसा लगता है कि बीजेपी ने झारखंड की जनता को मामा बनाने के लिए प्लांट किया था झारखंड में, जिसको झारखंड की जनता बखूबी समझ गई, और उसका जो है खामियाजा 23 तारीख को भुगतना पड़ा था एनडीए को। जी बिल्कुल। अब यहाँ आपने जैसे कि बात की कि अभी भी हिमंता बिस्वा शर्मा ये कह रहे हैं कि आदिवासियों का जो मुद्दा हम उठा रहे थे झारखंड में, उस मुद्दे को अभी भी हमारे जो विधायक जीत कर आए हैं वो नहीं छोड़ेंगे और लगातार विधानसभा में उस मुद्दे को उठाते रहेंगे। तो यहाँ पर एक बात तो साफ है कि आदिवासियों को पूरी तरह से मनाने की कोशिश की थी, क्योंकि बीजेपी ये जानती थी कि आदिवासी अगर उसके साथ नहीं आएंगे तो जीतना मुश्किल है, मुश्किल नहीं नामुमकिन ही। और ऐसा हुआ भी, क्योंकि आदिवासी तभी से नाराज थे जब बीजेपी को उन्होंने जिताया था और बीजेपी ने आदिवासी
आदिवासी सीएम नहीं बनाया था, रघुवर दास को सीएम बना दिया गया था। और सिर्फ सीएम ही नहीं बनाया था, रघुवर दास ने कुछ ऐसे फैसले लिए थे जिससे आदिवासी नाराज हो गए थे। और उसी का नतीजा हुआ जब लोकसभा चुनाव अभी 2024 में हुए तो बीजेपी जो आदिवासी आरक्षित सीटें हैं उसमें से एक भी सीट नहीं जीत पाई थी झारखंड में। और उसके बाद बीजेपी समझ गई थी कि अगर आदिवासियों की नाराजगी ऐसी ही रही तो भारी पड़ेगी। और नतीजा, बीजेपी ने पूरी फौज आदिवासियों की उतार दी झारखंड में। बाबूलाल मरांडी से लेकर अर्जुन मुंडा से लेकर चंपाई सोरेन, सीता सोरेन और मधु कोड़ा, सभी को उतार दिया। लेकिन यहां पर कोई भी दांव बीजेपी का काम नहीं किया। तो आखिर ऐसी क्या वजह रही होगी यश, इतना ज्यादा आदिवासी कैसे नाराज हो गए कि इतने दिग्गज उतरे आदिवासी, बड़े बड़े नेता उतरे, लेकिन वो उन्हें मनाने में असफल रहे? अंशिता जी, आदिवासियों की बीजेपी से नाराजगी का एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है। और इसके साथ ही मैं बता दूं, आदिवासियों का मुद्दा लेकर ये गए इस बार के विधानसभा चुनावों में। इन्होंने चंपाई सोरेन को अपने पाले में लिया आदिवासियों को खुश करने के लिए, लेकिन इनका ये दांव काम नहीं आया। और इस बार पिछली बार जो सीटें आई थी 19 की तुलना में, उससे 4 सीटें इनकी कम आई हैं, ये 21 सीटों पर सिमट गए। इसका पीछे कारण ये है कि जब रघुवर दास सीएम थे झारखंड के, तो एक CNT एक्ट है, छोटा नागपुर टेनेंट एक्ट है, उसके एक प्रावधान में बदलाव का उन्होंने प्रस्ताव पेश किया था सदन में। और उसके तहत जो है आदिवासियों की जमीन जो है वो कमर्शियल यूज़ के लिए आप ले सकते हैं। यानी एक तरह से सीधे तौर पर कहा जाए तो आदिवासियों में जो मैसेज गया कि सरकार जब चाहे जहां चाहे आदिवासियों की ज़मीन हड़प सकती है और उससे पूंजीपतियों को, अपने दोस्तों को दे सकती है। तो इसको लेकर जो आक्रोश था वो बना हुआ था और उसकी भरपाई करने के लिए इस बार बीजेपी ने भरसक कोशिश की, चंपाई सोरेन को लाने की कोशिश की, उनकी हिमायती बनने की कोशिश की। लेकिन आदिवासियों ने समझ लिया कि ये जो एक ट्रायंगल बनता है उड़ीसा का, झारखंड का और छत्तीसगढ़ का, ये तीनों एक तरह से मिनरल रिच स्टेट्स भी हैं। तो इस बरमूडा ट्रायंगल पे एक तरह से कहा जाए तो बीजेपी किसी को आने नहीं देना चाहती। 2 राज्य पहले ही जीत चुकी है, या ये कहें हथिया चुकी है, और अब झारखंड को लेने की बारी थी, तो उसकी फिराक में वो थी। लेकिन इस बार आदिवासी भी जो थे सचेत हो गए इस चीज़ को लेकर और वो भूले नहीं। अक्सर ऐसा होता है कि जनता पिछले दर्द को भूल जाती है, लेकिन इस बार वो जो जख्म था वो बीजेपी भर नहीं पाई, बल्कि उस जख्म पे एक तरह से नमक छिड़कने का काम किया और जख्म दोबारा जिंदा हो गया इस बार चुनाव में। और इसके चलते आदिवासियों ने बहुत बड़ी चोट की है एनडीए को, बीजेपी को। उसका नतीजा मिला है 23 तारीख को। मतलब बीजेपी ने आदिवासियों को साधने के लिए घुसपैठियों का मुद्दा लाया, इसके अलावा जैसे कि अभी हमने कहा कि पूरी फौज उतार दी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ बीजेपी को। और जो नतीजे आए उसमें एक बार फिर आदिवासियों ने बता दिया कि अब ये जो बटेंगे कटेंगे या जो आप एक खास समुदाय पर हाथ रखने वाली जो चीज आप करते हैं, ये सब पसंद नहीं आएगी। क्योंकि बीजेपी पिछले कुछ दिनों में, जो 2014 के बाद से बीजेपी ने कुछ ऐसे बदलाव किए थे अपनी राजनीति में, और जहां जहां उसकी सरकार बनी वहां वो जो उस राज्य का मुख्य वोटर होता था उससे हटाकर दूसरे को सीएम बनाया जाता था। ये राजनीति में बदलाव किए गए थे बीजेपी की तरफ से। और यही वजह थी कि जब बीजेपी जीतकर आई थी झारखंड में तो रघुवर दास को सीएम बनाया था, जबकि आदिवासी चाह रहे थे कि उनका सीएम बनना चाहिए क्योंकि वो आदिवासी बाहुल्य राज्य है। लेकिन बीजेपी को उसका नुकसान हुआ और उसके बाद बीजेपी ने इस बार पूरी कोशिश की कि अगर इस बार आदिवासी उससे खुश हो जाएंगे तो शायद जो ये इतने सारे चेहरे उसने चुनावी मैदान में उतारे थे, चंपाई सोरेन से लेकर बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, शायद इनमें से किसी को वो सीएम भी बना सकती थी अगर जीत कर आ जाती। लेकिन इस बार आदिवासियों ने मूल मुद्दों पर बात करना, और जो बीजेपी ने जिसके बारे में बिल्कुल भी बात नहीं की पूरे चुनावी प्रचार के दौरान कि बेरोजगारी है, महंगाई है, या आदिवासियों के लिए वो क्या करेंगे या दूसरे समुदाय के लोगों के लिए वो क्या करेंगे, क्या योजनाएं लाएंगे, इस तरह के कोई वादे नहीं किए गए। लेकिन यहां पर अब ये देखने वाली बात है कि बीजेपी ने घुसपैठियों का मुद्दा उठाया, आदिवासियों को साधने की पूरी कोशिश की, लेकिन फिर भी बीजेपी हारी। तो इसकी एक बड़ी वजह क्या लगती है आपको? क्यों एनडीए हार गया, इंडिया जीत गया? ऐसे कौन से वादे थे जो इंडिया के एनडीए पर भारी पड़ गए और जनता ने इंडिया को चुन लिया? यश, देखिए, इसके 2-3 कारण है। पहला तो यह है कि ये जो बटेंगे कटेंगे ये वाला जो नारा, ये यूपी उपचुनाव से शुरू होता है, मध्य और महाराष्ट्र चुनाव में जाता है, फिर इसकी एंट्री होती है झारखंड चुनावों में। एक मुद्दा लेकर, एक नारा लेकर आप हर राज्य में जाकर चुनाव नहीं लड़ सकते। हर राज्य के अपने अलग मुद्दे होते हैं। आप उनके मुद्दों के बारे में बात करें, धरातल पर रहकर बात करें, तभी आपको जो है जनता ध्यान से सुनेगी और आपको गंभीरता से लेगी। आप देखिए, जिस तरह का देखा देखी इन्होंने वादा किया और इंडिया ने जो वादा किया उसकी अगर हम तुलनात्मक बात करें तो ये समझ में आता है कि 3 ऐसे प्रमुख वादे थे जो बहुत भारी पड़े एनडीए को और इंडिया के लिए कहीं ना कहीं ये फायदे का सौदा साबित हुए। आपको जैसे मैं बताऊं, गोगो दीदी योजना, गोगो दीदी योजना के तहत 2100 रुपए देने की बात कही थी एनडीए ने, लेकिन वहीं प्राइम योजना लेकर आई
इंडिया जो अभी तक 1,000-1,500 रुपए दे रही थी मैया सम्मान योजना के तहत, उसमें कह दिया गया कि इसकी जो है किस्तें आपको अभी तो मिल ही रही हैं महिलाओं को, 18 से 50 वर्ष की महिलाओं को, लेकिन अगर अब हमारी सरकार दोबारा आती है, हमें दोबारा जनादेश मिलता है, तो इसकी ये स्कीम तो जारी रहेगी, इसकी राशि महिलाओं को 2500 की कर दी जाएगी। तो ये जो है ये बहुत भारी पड़ा, और इसको दबाने के लिए बीजेपी जो है वो PIL दाखिल करने झारखंड हाई कोर्ट भी चली गई थी कि मैया सम्मान योजना को बंद किया जाए। तो फिर आप गोगो दीदी योजना लेकर क्यों आ रहे हैं? बीजेपी का यही कहना था कि ये जो योजना है ये महिलाओं को एक तरह से घूस दे रही है और एक तरह से मैल प्रैक्टिस है, बैड इलेक्शन प्रैक्टिस है, जिसके तहत आप महिलाओं को घूस दे के वोट हथियाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसको लेकर जो झारखंड हाई कोर्ट है उसने खारिज कर दी थी एनडीए की याचिका बीच चुनाव में, जो कि एक बहुत बड़ा डेंट का काम कर गया उसके लिए। और हाई कोर्ट का यही कहना था कि ये जो योजना है ये जारी रहेगी, क्योंकि यहाँ बीजेपी का दोहरा चरित्र सामने आता है। एक तरफ आप महिलाओं के लाभ वाली योजना को बंद करवाने की बात कर रहे हैं, वहीं गोगो दीदी योजना का भी आप वादा करते हैं, महाराष्ट्र में आप लाडकी बहन योजना की बात करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी के ऊपर बैकफायर कर गया, बूमरैंग कर गया, और ये उस पर ही उल्टा पड़ गया। दूसरे की बात करें मैम, तो बेरोजगारी भत्ता जो है उसके साथ साथ 5 लाख नौकरी की बात की थी एनडीए ने, लेकिन इंडिया ने यहाँ पर भी जो है इसकी काट निकालकर 10 लाख बेरोजगारों को नौकरी देने का वादा किया। तो यानी जितने का वादा एनडीए कर रहा है उसका डबल इंडिया ने जो वादा किया, उसमें फर्स्ट टाइम वोटर्स जो थे खास तौर से और जो बेरोजगार युवा हैं उसका समर्थन उसे सीधे तौर पर मिला। यानी एक तो मैया सम्मान योजना में महिलाओं का समर्थन मिल गया, और दूसरा युवाओं का इनको मिला, बेरोजगारों को नौकरी देने की जो उन्होंने बात की 10 लाख नौकरी। तीसरे की बात करें तो बीजेपी का ये जो वादा है, देखिए ये स्क्रिप्ट इतनी घिसी पिटी हो चुकी है कि ये दांव बीजेपी ने बहुत राज्यों में चला और वहाँ इन्होंने महिलाओं को साधने की कोशिश की और इसके तहत जीत भी दर्ज की। बात है यहाँ गैस की। बीजेपी ने यह कहा कि हम 500 रुपये में यानी आधे दाम में आपको गैस मुहैया करवाएंगे, आप हमें वोट दीजिए। तो इन्होंने महिलाओं का वोट लिया क्या, हथिया लिया इस झांसे में, और जब जीत गए तो उसके बाद कोई अता पता नहीं। 500 रुपये गैस सिलेंडर तो दूर दूर की बात है, जो 900-1000 रुपये में मिलता उसी में मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे जब आप देखेंगी, अभी जो हमने 2 वादे की पे बात किया, ये धरातल पर दिख रहे हैं, ये क्रियान्वित हो रहे हैं झारखंड में। तो झारखंड की जनता ने ये सोचा कि इंडिया ने गैस को लेकर अभी जो वादा किया है वो बीजेपी के वादे की तरह नहीं होगा, जब इनके बाकी 2 वादे हैं वो संचालित हो रहे हैं और उससे लोग लाभान्वित हो रहे हैं। तो गैस भी जो है इंडिया ने एक वादा किया था, अगर बीजेपी 500 में दे रही है हम 450 रुपये में मुहैया करवाएंगे। तो जो झारखंड की जनता उसने बीजेपी के गैस वाले वादे की तुलना में इंडिया के गैस वाले वादे को ज़्यादा बेहतर माना और मुहर लगाई। ये 3 ऐसे मुख्य वादे थे, और भी ऐसे मुख्य वादे थे, लेकिन टॉप 3 की बात करें तो ये थे जिसने एक तरह से एनडीए की जो है उस भद्द पिटवा दी राज्य में, और इंडिया यहाँ पे विनर बन के निकली है। यानी कहा जा सकता है कि जनता ने पूरी तरह से सोच समझकर अपना फैसला लिया, पूरा आकलन किया कि बीजेपी के वादे जो दूसरे राज्यों में, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, इन तमाम राज्यों में बीजेपी ने इसी तरह के वादे किए थे, गैस सिलेंडर कम दामों में मुहैया कराया जाएगा। लेकिन उसके बाद जब महिलाएं इस वादे को याद दिलाने की कोशिश कर रही है, या विपक्ष ने भी इस वादे को याद दिलाने की कोशिश करी, तो जो दिखाई दिया धरातल पर वो सच्चाई ये निकली कि ये सारे वादे हवा हवाई निकले। और इसी को लेकर झारखंड में भी जब बीजेपी पहुंची कि 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे, तो उसको जनता ने समझा, पहचाना कि ये सारे वादे जो है ये हवा हवाई ही हो सकते हैं, जिस तरह से दूसरे राज्यों में रहे। और इसीलिए जनता ने जेएमएम पर भरोसा किया, क्योंकि जेएमएम उन वादों को पहले से ही पूरा कर रही है राज्य में, जिन वादों का जिक्र उसने अपने इस चुनावी प्रचार के दौरान किया या इस बार के मैनिफेस्टो में किया। तो इस तरह से यहां पर जैसे कि यश ने बताया कि बहुत सारे वादे एनडीए पर भारी पड़े, इंडिया के दावे भारी पड़े इंडिया के। इंडिया ने बात की बेरोजगारी की, महंगाई की, गरीबी की, जो मुख्य मुद्दे हैं जिनसे आम जनता त्रस्त है, उन मुद्दों की बात की। और इसके उलट बात की एनडीए ने तो घुसपैठियों की, बांग्लादेशियों की, बटेंगे कटेंगे इस तरह के नारों की। और नतीजा जनता ने अपने जो उनके फायदे के मुद्दे हैं या उन्हें क्या चाहिए, जीने के लिए क्या कुछ जरूरी है, उस तरह की चीजों पर ध्यान दिया। और उसके बाद इंडिया के लिए इंडिया बहुमत के साथ सरकार बना रहा है। और अब 28 तारीख को शपथ ग्रहण हो जाएगा। उसके बाद हेमंत सोरेन आगे और जो भी उनके काम होंगे या उन्होंने जो चुनावी वादे किए हैं उस पर सभी का ध्यान रहेगा कि वो चुनावी वादे कब पूरे होने जा रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका यश, हमें, हमारे दर्शकों को और मुझे बहुत अच्छी जानकारियां देने के लिए। और इसी के साथ आप देखते रहिए डीवी लाइव बिहार झारखंड। मुझे